पहुंच रही है, तो तमाम इस कोटा लड्डा के माँ बहनों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। इस विषय के संचालन का कार्यभार मुझे सौंपा गया है। मैं मूल निवासी प्रमोद राम, घर कटनिया, और अभी मैं जिला अध्यक्ष पीपीआईडी धनबाद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले का जयंती हम लोग मनाने यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस विषय का, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। तो मूल निवासी अनुराधा कुमारी, प्रदेश संगठन सचिव सह जिला प्रभारी धनबाद पीपीआईडी, वो अपने स्थान पर ग्रहण करें। आज के विषय में प्रस्तावना करने जा रहे हैं मूल निवासी महेश चंद्र दास, प्रदेश संगठन वित्त सचिव पीपीआईडी झारखंड। वो मंच पर आए। आज के वक्ता मूल निवासी जयप्रकाश बावरी, जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ धनबाद, वो मंच पर आवे। मूल निवासी शरद कालिंदी, जिला धनबाद संगठन सचिव पीपीआईडी, वो मंच पर आवे। मूल निवासी देवनंदन रजवार, जिला प्रभारी मूल निवासी संघ धनबाद, वो मंच पर आवे। मूल निवासी राजेश दास, जिला उपाध्यक्ष मूल निवासी संघ धनबाद, वो मंच पर आवे। मूल निवासी प्रकाश दास, प्रदेश मीडिया प्रभारी पीपीआईडी झारखंड, वो मंच पर आवे। मूल निवासी बुधे मुर्मू, जिला महासचिव पीपीआईडी धनबाद, वो मंच पर आवे। मूल निवासी महावीर महतो, जिला महासचिव मक्कम धनबाद, प्लीज कम टू स्टेज। अब सबों से निवेदन है कि आगे चेयर खाली नहीं रहने चाहिए, अब लोग उसमें बैठ जाइए। फुले, बिरसा मुंडा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो यहाँ पर फोटो लगी हुई है, आप सबों से मेरा आशा रहेगी कि पुष्प अर्पण हम लोगों को करना है। आइए आप लोग पुष्प अर्पण कीजिए और अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, एक एक करके आइए। सशक्तिकरण संभव। आज के विषय पर जो प्रस्तावना देने वाले हैं वो मूल निवासी महेश चंद्र दास, प्रदेश वित्त सचिव पीपीआईडी झारखंड से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रस्तावना भाषण को 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद संचालन महोदय। आज के इस क्रांति पर माता सावित्रीबाई फूले एवं माता फातिमा से संयुक्त जयंती का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। सभी गुरुओं एवं संतों को नमन करते हुए
और आज के इस मंच के अध्यक्षता कर रही अनुराधा कुमारी एवं सम्मानित मंच और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी माताओं एवं बहनों एवं सभी मूल निवासी साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय मूल निवासी। तो जैसा कि संचालन महोदय ने कहा कि आज का विषय नारों से नहीं, शिक्षा से ही नारी सशक्तिकरण संभव है, जिसका मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूं। साथियों, भारत में नारी के सशक्तिकरण के लिए नारों की भरमार है। नारी का दिल बहलाने के लिए जहां मनुस्मृति के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु शंकराचार्य की नसीहत है नारीकस्य द्वारम, यानी कि इसका अर्थ होता है नरक का दरवाजा है। क्या इसलिए ही शंकराचार्य की नारी को शिक्षा नहीं देना चाहिए कि वह जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि में नरक का दरवाजा है? जगत गुरु शंकराचार्य की पुनः नसीहत है स्त्री शूद्रो विद्या धीयाताम, अर्थात नारी और शूद्रों को शिक्षा न दिया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो शिक्षित है वही सुरक्षित है। सावित्रीबाई फूले ने अज्ञान को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना, इसलिए उन्होंने उस शत्रु के समूल विनाश के लिए भारत में शिक्षा से वंचित शूद्रों और महिलाओं के लिए सन 1948 में प्रथम पाठशाला खोलने को गौरव प्राप्त किया। जहां एक तरफ महिला को कुछ भी नहीं समझा जाता है, वहां सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सन 1948 में पहला पाठशाला खोलती है और मूल निवासी महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक तरफ नारा देती है, तो वहीं सरकार दूसरी तरफ यानी अपनी शिक्षा नीति के तहत स्कूलों को बंद करने का मुहिम चला रखा है। इधर सरकार अभी एक तरफ एक नारा लगा रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितनी भी स्कूलें हैं उसको बंद करने की मुहिम चला रखी है और स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ताकि मूल निवासी महिलाएं अभी पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे पद पर जा रही हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति महोदया हैं और भी कई डॉक्टर इंजीनियर हर ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हो रहे हैं, जिसके चलते सारी सरकारी स्कूलें जहां से सभी को शिक्षा प्राप्त होगी उसे बंद किया जा रहा है। एक हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में 89,442 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इसमें 2,942 मध्य प्रदेश और 25,236 स्कूल सिर्फ 2 राज्यों से हैं। 8% सरकारी स्कूल कम हुए और इसके विपरीत 24% प्राइवेट स्कूलों में वृद्धि हुई। जहां सभी को समान शिक्षा मिलता है वो सरकारी स्कूल है। गरीब मजदूर अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हैं, उसे बंद किया जा रहा है। और वहीं प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां शिक्षा नहीं बल्कि वहां व्यापार है। कम से कम अगर माना जाए तो एक बच्चे का मंथली 2,000 रुपया खर्च है, एक बच्चे का पढ़ाई में प्राइवेट स्कूलों में चार्ज है। तो क्या सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने बच्चों को शिक्षा ना दे सके
और अपने हक अधिकार ना जान सके, कहीं आप शिक्षा पा लिए और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने लगे तो सत्ताधारियों का फिर मुश्किल है। इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है। यह मूल निवासी बेटे और बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र दर्शाता है। बेटी बचाओ का नारा किसके लिए? क्या देशवासी अपनी बहन बेटियों को घर में छुपा कर रखे जिससे उनकी आबरू बच सके? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो फिर भी नारी सुरक्षित नहीं। महिला आरक्षण विधेयक से क्या भारत की मूल निवासी महिलाएं भी सुरक्षित एवं सशक्त हो सकेगी? महिला आरक्षण विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक। जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति महोदया हैं और भी कई डॉक्टर इंजीनियर हर ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हो रहे हैं, जिसके चलते सारी सरकारी स्कूलें जहां से सभी को शिक्षा प्राप्त होगी उसे बंद किया जा रहा है। पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु शंकराचार्य की नसीहत है, नारी नरकस्य द्वारम, यानी कि इसका अर्थ होता है नारी। मूल निवासी प्रकाश दास, प्रदेश मीडिया प्रभारी पीपीआईडी झारखंड को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। मैं मूल निवासी जयप्रकाश बावरी, जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ धनबाद से मैं आशा करूँगा कि वो 2 शब्द बोले विषय पर। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है जो हमारे सावित्रीबाई फुले और फतिमा साग की जो क्रांतिकारी जो आयोजन रखे हुए हैं हम लोग, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसे स्कूल में हम लोग बाल बच्चे को पढ़ाते हैं चाहे भेजते हैं तो सबसे पहले कहता है कि गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम। अगर आज हमारे सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो शायद गुड मॉर्निंग सर के जगह गुड मॉर्निंग मैम नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे समाज में सावित्रीबाई फुले जैसे औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। यह हमें बहुत ही दुख की बात है और इतना संघर्ष करते हुए भी आज हम लोग को इतना मिसाल तैयार कर दिया है। आज हमारे महिला को बीच में ऐसा मिसाल मतलब खड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है कि आने वाले दिन में हम लोग चाहेंगे कि इसका नारा, इसका क्रांतिकारी का जो मतलब दिशा निर्देश दिया जा रहा है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग चलाएंगे और सुचारू रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बात यह है कि हमें अभी भी हम लोग को बहुत कमी महसूस हो रहा है। कहीं कहीं हम लोग जाति प्रताड़ना के रूप में शिकार होना पड़ता है, जो हमें बहुत ही दुख लगता है, बहुत तकलीफ लगता है कि आज हम लोग इंसान की जगह इंसान नहीं कहला पाते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या कमी है? लेकिन सबसे मेन बात ये है कि हम लोग के बीच में जो है ये शिक्षा का बहुत बड़ा कमी है। हम भैया एवं बहनों से भी गुजारिश करते हैं कि अपना मन तन धन लगा से पढ़े और ऐसा पढ़े कि जो दुनिया वाले देखे कि सावित्रीबाई जैसा नाम हो, फतिमा शेख जैसा नाम हो और ऐसा ही क्रांतिकारी ले करके हमारे हक अधिकार को लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। अभी महज जी अभी थोड़ी देर बोलें कि ये जो महिला सशक्तिकरण जो है ये एक प्रकार से दिखावा है। ठीक कहता है, ठीक है। आज हम लोग सुनने को मिल रहा है कि महिला सशक्तिकरण का ये एक कंपनी वाला जैसे होता है, एक संस्था जैसा होता है, उसमें क्या करता है कि नहीं आइए जितने हमारे महिलाएं आएंगे इसमें इस संस्था में इस बिजनेसमैन को बढ़ाएंगे और इसमें बिजनेसमैन बढ़ाते हुए जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ क्या सोचता है, ये हमारे मतलब पैसा जमा कैसे हो, कंपनी का मतलब पैसा कितना मतलब अरबों में खरबों में और अंबानी अंडानी जैसे नाम हो, उस तरह को हमारे महिलाओं को जोड़ करके और मतलब क्या होता है कि जो महिला सशक्तिकरण का जो एक सही ढंग से जो उसका शक्ति होना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं हम लोग देख पा रहे हैं। वो वही एक कमाने के रूप में उसको ये कर देता है। ठीक है, हम मानते हैं अगर यदि इस तरह का अगर समाधान है हमारे इस भारत में कि चलिए मतलब महिला लोग को हम लोग बिजनेस में जोड़ देते हैं, चाहे हम लोग इसमें कुछ पैसा कमाने का जरिया बना देते हैं, तो ये समाधान हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के अब दूसरे वक्ता के रूप में आएंगे मूल निवासी शरद कालिंदी, जिला संगठन सचिव पीपीआईडी
धन्यवाद। वो आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। हेलो, धन्यवाद संचालक महोदय। अपने बातों को स्टार्ट करने से पहले मेरा परिचय होना बहुत अति आवश्यक है। साथियों, मेरा नाम शरद कालिंदी, गांव सुरुंगा, जिला धनबाद के रहने वाला हूं। मैं पार्टी पीपीआईडी का संगठन सचिव हूं। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और मंच में बैठे हमारे बुद्धिजीवी साथियों और सभागार में बैठे हमारे माताएं बहनें और छोटे छोटे बच्चे को मेरा जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, पार्टी का आदेश है कि वो अपने विषय पर ही अपने बातों को रखेंगे। विषय से पहले साथियों, माता सावित्रीबाई फुले एवं फातिमा शेख के संयुक्त जयंती के अवसर पर पूरे भारत में मना रहा है। साथियों, भारत में द्रविड़ काल में परिवार में पुत्री का जन्म बहुत ही कल्याणकारी माना जाता था। परिवार में माता प्रधान होती थी, इसलिए इसे माता प्रधान परिवार भी कहा जाता था। किंतु जब से इस देश में विदेशी आर्य से ब्राह्मणों ने पिता प्रधान परिवार इस देश को महत्वपूर्ण बना दिया। कारण विदेशी आर्य ब्राह्मणों अपने साथ अपने औरतों को लेकर चले तो ठीक, मगर कुछ वर्ष, हजारों वर्ष मील दूर चलने के बाद भूखे प्यासे चलते लकड़ते औरतें बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भारत में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मूल निवासी अनुराधा कुमारी जी, मंच पर बैठे तमाम मूल निवासी संघ और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के पदाधिकारीगण, साथ ही इस सभा में हमारे सभा को सुशोभित करने वाले हमारे मूल निवासी समाज के माताएं, बहनें, भाई एवं बच्चे। साथियों, आज बड़ा हमारे लिए गौरवशाली दिन है। आज ही माता सावित्रीबाई फुले, जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, उनका आज जन्मदिन है। वो 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म था और हमको नहीं लग रहा है कि हमारे समाज के लोग जिस स्तर पर समझना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले को, उस स्तर पर अभी जागरूकता आया है। नहीं तो यहाँ ये खेत जो है कम पड़ जाता। समाज के लोगों को यहाँ संभालते संभालते उनको हम कुर्सी नहीं दे पाते। इतना हमारे लिए आज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अभी वक्तागण ने बताया कि एक समय था जब नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मतलब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। वो यहाँ तक कि पढ़ने का तो दूर की बात, जो हमारे महिलाएं जो धार्मिक कर्मकांड में फंसा हुआ है, जो पूजा पाठ पद्धति में, दान दक्षिणा में, सोमवारी मंगलवारी, ये पंडित गोड़ लागे बाबा, इस सब में जो फंसा हुआ है, शिव चर्चा, ये आल झाल में जो फंसा हुआ है ना, इसी धार्मिक कर्मकांड में लिखा हुआ है कि महिलाओं को बाल्य अवस्था मतलब जब तक शादी ना हो उससे पहले वो पिता के अधीन रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथों में कि महिलाओं को बाल्य अवस्था में पिता के अधीन होना चाहिए। जब वो महिला, वो लड़की, वो नारी जब शादी हो जाए तो पति के अधीन होना चाहिए, और जब वो वृद्धावस्था में आ जाए, जब वो बुढ़ा हो जाए, तो उसको पुत्र के अधीन होना चाहिए। यानी कि उस नारी को स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए। मतलब आप
अपनी भाषा, अपनी बोली, आप कहीं अपने इच्छा से कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, पढ़ने लिखने की तो दूर की बात है। ये अवस्था महिलाओं पर था। ये व्यवस्था 1-2 साल नहीं, हजारों हजार साल तक चला। और एक बहुत बड़े महान दार्शनिक ने कहा है कि पहली पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी में अंधविश्वास बन जाता है, और तीसरी पीढ़ी में वही पाखंड, वही अंधविश्वास परंपरा हो जाता है, और चौथी पीढ़ी में धर्म बन जाता है। तो साथियों, ये जो हमारा पीढ़ी है, ये पीढ़ी वास्तविक में तीसरा पीढ़ी या चौथा पीढ़ी चल रहा है। माता सावित्रीबाई फुले का जयंती के बाद अगर हम उसका पीरियड देखें तो ये तीसरा पीढ़ी के बाद, क्योंकि 1831 के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला, और उस डेट को और अभी 2026 को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग 178-80 साल की बात हम बता रहे हैं। 180 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले ने हम सब के लिए स्कूल खोला था। माता सावित्रीबाई फुले और उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले, ये फोटो में है ना, लाल पगड़ी बंधा हुआ, और उनकी सहेली फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर स्कूल पाठशाला खोला। किसके विरोध में खोला? वो जो आप कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड ले जाते हैं ना, हमारे साथी लोग, गरीब गुरबा लोग कमा के आते हैं 200 रुपया, और वो जो पंडे पुजारियों को भर थाली लेके वहां प्रसाद पहुंचा देते हैं, ऊपर से 100 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया दान दक्षिणा भी देके आते हैं, वही लोगों ने हम लोगों को पढ़ने के लिए अधिकार रोका हुआ था। उनको विरोध में माता सावित्रीबाई फुले स्कूल खोला और हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने घर को छोड़ दिया। उनका ससुर जी ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो पुतो हो, आप धर्म के खिलाफ में कार्य कर रही हो, महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं है, ऐसा फलना धर्म शास्त्र में कहा है। रामायण, महाभारत, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सारा ये सब मनुस्मृति में महिलाओं को कहीं अधिकार नहीं दिया है। इनके खिलाफ में माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पाठशाला खोला। तब जाके हमारे महिलाएं, सभी महिलाएं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग की महिला क्यों ना हो, उनके भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। आज महिलाएं भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कि उनको सम्मान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी हमारे महापुरुषों ने पढ़ाने लिखाने और महिलाओं को भी एक मनुष्य का दर्जा दिया। लेकिन इन पाखंडियों ने कभी भी हमारे लोगों को मानव नहीं समझा, वो मानव में भेद रखा, जाति बनाया, जाति के नाम पर हमें तिरस्कार मिला। फिर भी हम इन्हीं के बनाए हुए कर्म कांडों में हम फंस जाते हैं, और हम सोचते हैं आत्मा और परात्मा में फंस गए हैं, और हम सोचते हैं वही हमारा उद्धार करेगा। हम 1 किलोमीटर 1.5 लाख के जाएंगे, डोर दे देंगे, दंडवत करेंगे, 4 दिन उपवास रहेंगे तो हमारा बाल बच्चा का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बहनों, ये कल्याण नहीं होगा। अगर हम सावित्रीबाई फुले के आंदोलन के राह पर चलेंगे तो हमारे बच्चों का कल्याण होगा। अगर हम बाबा साहब के शिक्षा का द्वार को हम अगर आगे हम ले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा का कल्याण होगा। क्योंकि आप भी अभी भी आप अपने बच्चों को कहीं भी रिश्तेदारी में जाइए, आप फट से पूछेंगे लड़की कितना पढ़ा लिखा है। वो ये नहीं पूछता है कि लड़की 1 साल में कितना उपवास करती है, कितना बार पूजा पाठ करती है, कितना पंडित को दान दक्षिणा देती है। ऐसा बोलता है क्या? नहीं। आजकल वो सिस्टम चला गया, आगे देश आगे बढ़ गया। अभी हम चांद को देख रहे हैं। हमारे पुरखे कहते थे ये देखो चंदा मामा है, वहाँ फलना कदम पेड़ में बंसी बजा रहा है। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। वैज्ञानिक पढ़ लिख के हमारे आपके जैसे महिलाएं सुनीता विलियम्स चांद पर चले गए, और चांद में देखा वो काला काला क्या है, तो वहाँ देखा वो पत्थर है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। वहाँ ऑक्सीजन उत्पन्न किया वैज्ञानिक पढ़ लिख के, और वहाँ पर घर बन रहा है। वहां कोई चंदा मामा और कोई वहां बंसी बाजा नहीं रहा है। यह कैसे हुआ? इस शिक्षा के माध्यम से हुआ। वही ये विषय है कि शिक्षा से ही नारी का सशक्तिकरण होगा। आप अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं दोगे, आप हमारे महापुरुषों के चलाए हुए आंदोलन पर नहीं जुड़ोगे, तो आपको भी वही सोमवारी और मंगलवारी करते ही जीवन बीत जाएगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है।
आप ताकते रह जाइए बगल वाले को कि बगल वाले का लड़की आज वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, हमारा बेटी कुछ नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपका बेटी वही गांजा भंगेड़ी, वो गर्दन में माला लेके, गरगट माला त्रिशूल पकड़ के, गांजा पी के, है ना, उस भगवान को फूल चढ़ाने जाती है, तो क्या होगा उसका वही हाल होगा। इसलिए ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सामाजिक जागरूकता की कार्यक्रम है। भले ये पार्टी के बैनर तले है, ये हमारा पार्टी है, जोत जलाया। बुद्ध की बात बता देते हैं। गौतम बुद्ध का, वो आपके और हमारे जैसे इंसान था। उनका जब उन्होंने जो सत्य की खोज की, उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मतलब जानकारी, उन्हें जब जानकारी हुआ कि मनुष्य मनुष्य में भेद है, ये भेद करने वाला कोई और नहीं है, यहीं के दुष्ट मानस मनुष्य है, यहीं के अपर कास्ट है, जो खुद को ऊंचा बोलते हैं और बाकी को नीचा। ऐसे दयनीय स्थिति में हमारे लोग हैं। इसका जब गौतम बुद्ध को जानकारी हुआ तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया कि आइए मैं कुछ आप लोगों को जानकारी देता हूं। बहुत सारे लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और देखा वहां बहुत सारे लोग आए हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मैं आज जानकारी देना चाहता था वो जानकारी मैं आज नहीं दूंगा, मैं फिर कभी 2 दिन बाद। 5 व्यक्ति है तो कहा हाँ आज मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगा। तो उस 5 व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध आज हम आपसे ये जानकारी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे कम लोग आए हैं, दूसरों दिन के उपेक्षा में आज बहुत कम आए हैं, इसलिए आज मत बताइए, हम और भी कल दूसरे गांव वाले को, पूरा गांव वाले को बैठा के बुलाते हैं, फिर वहां आप अपना हमें जानकारी दीजिएगा, हमें ज्ञान दीजिएगा। बुद्ध ने कहा नहीं, ये नहीं, मैं वो जानबूझ के 2 दिन जानबूझ के मैं टाल दिया, ताकि मैं देखना चाहता था, मैं समझना चाहता था कि हमारे लोग वाकई में जो ज्ञान है, जो अपने पीढ़ी को अच्छा सुनहरा भविष्य दे सकता है, वो कौन लोग है, वो कौन लोग है जो वास्तविक में हमारा ज्ञान लेना चाहता था। इसलिए आज ये जो तीसरा दिन है, इसमें हमें पता चला कि ये 5 ही व्यक्ति आप लोग हैं जो वास्तविक में हमारा ज्ञान लेना चाहते थे। बाकी लोग जो है वो नाश्ता पानी करने आए थे या ताली बजाने आए होंगे, उन लोगों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, वो बुद्ध की उस सच्चाई घटना से हमें यह सीख मिलता है कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम जितने भी साथी बैठे हैं, उन 5 में से ही हम कम है, क्योंकि बुद्ध के ज्ञान को वही 5 व्यक्ति पूरे दुनिया में फैलाया था। ये पूरे बोधमय भारत था, हमारा भारत भी पूरा बोधमय भारत था, पूरे दुनिया में बुद्ध का विचार गया। फिर कुछ हरामियों ने, पाखंडियों ने बुद्ध के विचार को तहस नहस करके उन्होंने अपने सिस्टम वहां घुसाया और अपना, हमारे बुद्ध के जो हमारा महापुरुष है उनके इतिहास को दबा के, अपने महापुरुषों का इतिहास, नकली इतिहास गढ़ के, काल्पनिक देवी देवताओं को हमारे समकक्ष रख के हमें डर का माहौल बनाया, हमें भय। उन्होंने स्त्रियों की दयनीय दशा को देखते हुए उसे रहा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने देखे कि जब तक हमारी जो महिलाएं हैं शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकती है। वो घरेलू घर गृहस्थी में जो काम करती है वही करके रह जाएगी और अपना जीवन लीला समाप्त कर लेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रथाएं थे। हमारे भाइयों ने बताए यहाँ कि सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की कुरीतियाँ उस दौर में चल रहा था। इस वजह से उन्होंने शिक्षा का अलग जगाई, उन्होंने कलम उठाई और ये कलम उठा के उन्होंने शिक्षित कराने के लिए स्कूल खोली। तो उस दरमियान उन्हें बहुत असुविधाएं हुई। जिन लोगों ने हम सबों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे, उन लोगों ने बहुत प्रताड़ित भी किया, उनको पढ़ाने नहीं देते थे, कीचड़ उछाल देते थे, पत्थर मारते थे, इसके बावजूद वो डरी नहीं, सहमी नहीं और उस स्कूल को चलाई। और स्कूल को चला के उन्होंने बहुत सारी युवतियों को शिक्षित किए, बच्चों को शिक्षित किए और शिक्षित करने के साथ साथ उस स्कूल को उन्होंने सरकारीकरण भी कराई। और उस तरह से देखा करते करते उस तरह की बहुत सारे स्कूल को उन्होंने खोली और एकमात्र उनका ध्येय था, लक्ष्य था कि हमारे जो महिलाएं हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि महिला अगर शिक्षित हो जाएगी तो उसका घर परिवार शिक्षित, अपने बाल बच्चों को शिक्षित कर सकती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर निकल जाते हैं,
सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इसलिए महिला को ही शिक्षित किया जाए। और इस शिक्षित करने के एकमात्र उद्देश्य ये भी था कि महिला को अगर शिक्षित करते हैं तो वो एक दूसरे महिलाओं को भी शिक्षित कर सकती है। था ही उद्देश्य कि जब तक हम सब शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को जागरूक होना है और जागरूक होते हुए एक दूसरे महिलाओं को जागरूक करना है। जो यहाँ नहीं आ पाई है उनको भी ये संदेश पहुँचाना है कि हम लोग सावित्री बाई के रास्ते पे हम लोग को चलना है, तभी हम समूह का उत्थान होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सरकार की ही एक दौर आई, उस महिलाएं पढ़ी लिखी है, आज वो आंगनबाड़ी में है, आज सेविका में है, आज वो सहिया है, पारा टीचर, इससे सम्मानित हमारे सरकार ने किए हैं। और जो नहीं पढ़ी लिखी है उसको ये अवसर नहीं मिला है। तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आप सब महिलाओं को जागरूक कीजिए और आगे बढ़ाइए। यही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया। अब इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे मूल निवासी राजेश दास, मूल निवासी जिला परिषद धनबाद, वो आए अपने बातों को 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले एवं माता फातिमा शेख जी संयुक्त जयंती के अवसर पर आप कोटाल अड्डा क्या है जी, तोपचाची में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए दर्शक दीर्घा लोग, साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मूल निवासी अनुराधा जी और संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र प्रमोद राम जी एवं सारे संगठन के साथीगण, सभी बात है। क्योंकि महिलाओं को शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आत्मनिर्भर बनने का। शिक्षा आएगी तो महिला आत्मनिर्भर बनेगी, शिक्षा से आत्मविश्वासी बनेगी, जिसमें उसका आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ेगा, ताकि वो हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिला के सभी के साथ काम कर सकती है। शिक्षा आएगी तो वो अपने जो रूढ़िवादी परंपरा है उस परंपरा को तोड़ने का काम करेगी, उस परंपरा को समझने का काम करेगी कि ये परंपरा हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। इससे मुक्ति दिलाएगी अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने आप को। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं भी इससे हटते जा रही है और ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, रूढ़िवादी परंपरा, पाखंड, इन सब को अगर समझना है तो लोगों को, हमारी महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा ही वो द्वार है जिससे ये सारे आडंबर के रास्ते खोलते हैं। आज अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो जीवन जी, बच्चा नहीं लिया और तमाम जीवन जो है सामाजिक कार्यों में लगाया, सामाजिक क्रांतिकारी कार्यों में लगाया। और क्रांतिकारी कार्यों में सबसे पहले उन्होंने कन्या को शिक्षा देना आरंभ किया। मैं आपको बता दूं, उनका जन्म 1830-31 में हुआ है लगभग। आज से 200 साल पहले की कहानी है। उस समय भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुरुष को अधिकार मिला था क्योंकि अंग्रेज सरकार आने से अशिक्षा के कारण जो समाज में बहुत संख्यक समाज जो था, अशिक्षा के कारण उसके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा था, इसलिए अंग्रेज ने बहुजन लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला था। और काफी हद तक पुरुष उस समय पढ़ते थे, लेकिन महिलाओं का पूरा देश में कहीं भी स्कूल नाम का और शिक्षा से काफी दूर दूर का नाता था। तो आज ऐसी महिला का हम लोग जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब ने उनके पति को गुरु माना है। माने फुले साहब को वो गुरु कहते थे। ऐसे बाबा साहब के 3 गुरु हैं, बुद्ध, कबीर और फुले साहब। तो फुले साहब के जीवन पर की घटनाएं अगर उनके साथ ना घटी होती, सावित्रीबाई फुले के जीवन में कुछ घटनाएं नहीं घटी होती, तो आज महिलाएं का भविष्य क्या होता ये कहना मुश्किल है।
उनका जब वो छोटी थी तो दुकान जा रही थी, दुकान जाने के क्रम में कोई पादरी उनको एक किताब देता है जिसमें उनमें बाइबल टाइप का उसमें वो जब खेत में जाते थे तो दोनों में बात होती थी कि अगर हम एक नारी शिक्षित होंगे तो पूरे देश को शिक्षित करेंगे। तब उन्होंने जवाब दिया, हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तब एक हस्बैंड के थ्रू, एक पति के थ्रू उसने शिक्षा को आगे बढ़ाया और पति ने उसे सपोर्ट किया, तब वो शिक्षा के लेके आगे बढ़ी। वह 1848 ईस्वी में सबसे पहले पुणे में महिलाओं के लिए एक विद्यालय खोले, जिसमें 150 बालिका नामांकित हुए और 150 बालिका ने जब शिक्षा ग्रहण किए तो वह एक स्कूल का रूप हो गया। फिर उसने दूसरा स्कूल 1851 ईस्वी में खोले, जिसमें भी बालिकाओं को बहुत से अधिक जनसंख्या में उसका नामांकन हुआ। ज्योतिबा फूले चाहते थे कि हमें बहुजन समाज में जब तक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले महिलाओं को इसी बुक में लिखा है जिसे सती होना है, महिलाओं के जीने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को बिल्ली के समान जीना चाहिए, इसी बुक में लिखा है। लेकिन उसको तोड़ के हमारे सावित्रीबाई फुले ने बाबा साहब के द्वारा एक संविधान लिखा गया, जिसे हमें अधिकार मिला कि हमें स्वतंत्र और समानता का अधिकार मिला। हम कहीं भी जा सकते हैं और पुरुष और महिला का समान अधिकार है। अगर कोई एरोप्लेन चला रहे थे तो जेंट्स ही चला रहे थे, लेकिन आज उस समान के अधिकार मिला तो आज महिला भी प्लेन को उड़ा रही है। कहाँ से अधिकार मिला, वो समानता कहाँ से आई? ये हमारे संविधान से आई, क्योंकि हमें भी समान जीने का अधिकार है और हम भी अच्छे से रह सकते हैं। एक महिला को सशक्तिकरण होने के लिए उसका अपना कमाई होना चाहिए। आप लोग सोच ही सकते हैं कि पति से मांगते हैं तब आप लोग अपना क्षतिपूर्ति को कर पाते हैं, लेकिन जब खुद कमाइएगा तो किसी से मांगने का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए बच्चा को आज हम लोगों को मैया सम्मान मिल रहा है, लेकिन हमारे महिला दूसरा काम में उस पैसा को खर्च कर रहा है, जबकि वो पैसा अपने बच्चा पर लगाना चाहिए और सिर्फ शिक्षा को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए शिक्षा को के खिलाफ में कार्य कर रही हो, महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं है, ऐसा फलना फलना धर्म शास्त्र में कहा है। रामायण, महाभारत, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सारा ये सब मनुस्मृति में महिलाओं को कहीं अधिकार नहीं दिया है। इनके खिलाफ में माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पाठशाला खोला, तब जाके हमारे महिलाएं, सभी महिलाएं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग की महिला क्यों ना हो, उनके भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। ये हमारी पार्टी पीपीआईडी कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। इसके लिए हम आगे बढ़ चढ़कर काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।